नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के रखरखाव के लिए $45 करोड़ की वित्तीय मदद को मंजूरी दी है। पाकिस्तान को ये मदद इसलिए दी जा रही है ताकि वह वर्तमान और भविष्य में आतंकवाद के खतरों से निपट सके। पिछले 4 साल में इस्लामाबाद को दी जा रही यह सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता है, लेकिन अमेरिका की इस मदद से भारत के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान इस आर्थिक मदद के जरिए अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है। वहीं पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत और रक्षा विशेषज्ञ जी पार्थ सारथी का कहना है कि अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को इतनी बड़ी सैन्य मदद देना भारत के लिए चिंता की बात है। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान इसके जरिए अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा, क्योंकि F-16 विमान में एडवांस रडार सिस्टम और मिसाइल क्षमता पहले से ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने इस कदम से पाकिस्तान को भारत के बराबर ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक बड़ी कूटनीतिक बदलाव की चाल अमेरिका की ओर से चली गई है और ये भी कहा जा रहा है, सुगबुगाहट ये भी है कि कहीं ना कहीं जवाहिरी को मरवाने का तोहफा, उसकी मुखबिरी का तोहफा शायद पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया है और अब एक बार दोबारा जनरल बाजवा ने शायद अमेरिका से वो भरोसा ले लिया है जिस भरोसे को इमरान ने तोड़ दिया था और एक नए संबंध की शुरुआत पाकिस्तान ने अमेरिका से ये मदद लेकर कहीं ना कहीं जाहिर कर दी है। देखना यह है कि ये जो मदद मिली है, वित्तीय मदद, उसका पाकिस्तान इस्तेमाल कैसे करता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, ललन सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों की जानकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। ललन सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। कैसे देखते हैं इस मदद को? कभी मॉस्को में जाकर रोना, कभी बीजिंग में जाकर रोना, कभी वाशिंगटन में जाकर रोना, और ये रोना कर करके इमरान खान तो चले गए, लेकिन जनरल बाजवा ने कहीं ना कहीं वाशिंगटन में पैठ बना ली है। और उसका ये संकेत है कि 4 साल बाद वाशिंगटन से खुशी की चिट्ठी इस्लामाबाद पहुंची है और उसमें जिक्र है कि आपको ये अब शुरुआत कर दी गई है पैसे देने की। चंद्रशेखर जी, आपने एकदम सही बता दिया। ये दुनिया जो है संबंधों का नया आयाम अवसर को देख के खोलता है, और अमेरिका जैसी महाशक्ति, उसकी हर वक्त सोच और रणनीति अपने स्वार्थ की पूर्ति सबसे प्राथमिकता के तौर पे होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, आपदा पाकिस्तान में आया हो और मानवीय तरीके के लिए $30 बिलियन अगर उनके विदेश मंत्री देने जा रहे हैं, तो वो तो एक बात नजर आता है कि साहब बहुत बड़ा त्रासदी पाकिस्तान में आया हुआ है और इस हालात को किसी तरह से सुधार और उनके रख रखाव के लिए दी जाए। बस एक चीज बहुत साफ है जो आपने कहा कि जो सैन्य और एयरफोर्स को, रडार को, इंटेलिजेंस को मजबूती देने के लिए जो $45,000 करोड़ का जो उन्होंने अनुदान और जिसको बोला जाए मदद, वो बहुत सोची समझी रणनीति है। सबसे पहला कारण ये है कि दुनिया में भारत की बढ़ती हुई ताकत और मजबूती और निष्पक्ष निर्णय लेने की ताकत को दबाव बनाना चाहता है। हाल के दिनों में यूक्रेन और रूस के इस महायुद्ध में बहुत बार ऐसी कोशिश हुई है जो सर्वविदित है दुनिया को कि अमेरिका चाहता है
कि भारत जो है उसके पक्ष में आ जाए। लेकिन भारत की जो अपनी कूटनीति और जो राजनीतिक सोच है और जो उसके अपने निर्णय लेने की शक्ति है, उन्होंने समझ लिया कि भारत इनके काबू में नहीं आ सकता। भारत के इस कारण से उनने पाकिस्तान को, जो पहले भी इस तरह की मदद वो करते रहे हैं अपने फायदे के लिए, और आपने सही कहा कि ट्रंप साहब के आदेश को उलटकर उन्होंने इस तरह का सैन्य, सामरिक, आर्थिक मदद की पूरी घोषणा कर दी। और ये बहुत खतरनाक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अमेरिका का ये सोच है वो केवल एशिया के अंदर व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच में वो एक जबरदस्त एक हलचल मचाने की है। और भारत इस बात को समझ रहा है, लेकिन भारत अपने डिप्लोमेटिक या जो भी तरीके होंगे उसके लिए वो सामना करेगा। लेकिन इस तरह का जो सैन्य समर्थन अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है वो भारत के लिए एक साजिश के तौर पे होगा, और इसको हर स्तर पे भारत जवाब जरूर देगा। और पाकिस्तान की एक आदत है चंद्रशेखर जी, वो जिस काम के लिए उसको पैसा दिया जा रहा है उसके आधे पैसे को, आधे आर्थिक मदद को वो उसी तरह से आतंक संगठन, चाहे वो कोई भी हो, लश्कर हो, जैश हो या अलकायदा हो, और जितनी भी तरीके हों, लेकिन उसकी जो रणनीति होगी ISI और बाजवा का ये खास तरीका है कि वो LOC के ऊपर अव्यवस्था पैदा करेगा। 2 दिन पहले जो रेंजर और BSF के अंदर फायरिंग हुई है, इन सभी कारणों का उज्जर है। तो ये आर्थिक, ठीक है ललन सिंह जी, मैं एक बार आता हूँ आपके पास लौट के। किरोड़ी सिंह जी, कैसे देखते हैं 45 करोड़ डॉलर की सहायता दी है, 4 साल बाद वॉशिंगटन से खुशी का ये संदेश आया है इस्लामाबाद, कैसे देखते हैं? कूटनीतिक भारत के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक जिस तरह से अमेरिका लगातार पाकिस्तान से दूर हो रहा था और चेतावनी दे रहा था, उस चेतावनी के बाद ऐसा क्या हुआ कि जनरल बाजवा वो बात कहने या वो बात समझाने में कामयाब हो गए जो अमेरिका नहीं समझ रहा था? देखिए चंद्रशेखर जी, अमेरिकन प्रशासन में भारत और पाकिस्तान और दूसरे देशों की भी अलग अलग लोग भी काम करते हैं, जो अमेरिका से किस देश से क्या संबंध हो, कैसे संबंध हो, उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अभी जो विश्व के सामने पिछले कुछ सालों से 2 सबसे बड़े संकट आए, एक पेंडेमिक आया और दूसरा यूक्रेन क्राइसिस आया। इन दोनों ही संकटों में भारत ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखी, किसी के साथ नहीं हुआ। पेंडेमिक को लेके न चाइना के अगेंस्ट में गया, न अमेरिका के साथ में गया। भारत ने अपने प्रयास किए और अपनी वैक्सीन बनाई, और जो गरीब देश थे एशिया, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में, उनको मदद की। तो जो वैक्सीन मैत्री का जो दृष्टिकोण भारत का था, वो गरीब देशों को जिनको आवश्यकता है उनकी मदद करने की रही। तो न तो वो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को क्रिटिसाइज किया कि चाइना ने पेंडेमिक फैलाया है या वायरस फैलाया है, और न चाइना के समर्थन में गया। तो भारत की जिस तरह की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये यूक्रेन क्राइसिस में भी रही। जब अमेरिका ने और नेटो ने सैंक्शंस लगाए तो भारत का दृष्टिकोण ये रहा कि हम रशिया के साथ नहीं है, न अमेरिका के साथ हैं, हम चाहते हैं कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत से समाधान किया जाए। भारत का ये दृष्टिकोण रहा। और जब भारत पे ज्यादा दबाव डाला गया तो हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा कि यूरोप वालों को एक आदत पड़ी हुई है कि वो यूरोप की प्रॉब्लम है, उनको तो दुनिया की प्रॉब्लम बनाते हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं हैं उनको वो अपनी समस्या नहीं मानते हैं। तो इस तरह के जो भारत का दृष्टिकोण था, इससे शायद अमेरिका खुश नहीं हुआ है। और इसीलिए अमेरिका की जो पाकिस्तान से परंपरागत दोस्ती रही है लंबे समय से, कोल्ड वॉर के टाइम में भी पाकिस्तान की से अच्छी दोस्ती रही, और USSR था उस समय भी उन्होंने अफगानिस्तान में जिस तरह का हालात हुआ और उसमें पाकिस्तान की मदद ली। तो अमेरिकी प्रशासन में एक बहुत बड़ा समूह है, वो ये मान के चलता है कि पाकिस्तान हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, और भारत है वो एक अलग तरीके का दृष्टिकोण, स्वायत्त दृष्टिकोण अपनाता है। यूक्रेन को लेके भारत क्वेट का मेंबर होते हुए क्वेट के 3 सदस्य थे, वो
यूक्रेन में रशिया के अगेंस्ट में थे, भारत ने रशिया के अगेंस्ट में स्टैंड नहीं लिया। तो भारत के साथ अमेरिका का ऐसा दृष्टिकोण है कि भारत हमेशा अमेरिका के साथ नहीं रह सकता और इसकी गारंटी अमेरिका को नहीं दे सकता। और इसलिए पाकिस्तान की जो परंपरागत दोस्ती है उसको और अधिक मजबूत करने का प्रयास अमेरिका करेगा और इस भारत पे दबाव बनाने की नीति है और उसी का ये पार्ट है। क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान को या किसी दूसरे देश को मानवीय सहायता देता है वो एक अलग तरीके की सहायता है। और जैसा ललन सिंह जी ने कहा कि ये मानवीय सहायता नहीं है, ये एक सैनिक मदद है और F-16 के रख रखाव के लिए उनको किस तरह संचालित किया जाए उससे संबंधित सहायता है। तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तानी मिलिट्री को मजबूत करेगा और मिलिट्री मजबूत होगी तो मिलिट्री भारत में जिस तरह से आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं और अफगानिस्तान में जो आतंकवादी तत्व थे वो पाकिस्तान के थ्रू भारत में फिर से अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करेंगे। तो जो अमेरिका पाकिस्तान को मदद कर रहा है निश्चित रूप से वो भारत के अगेंस्ट में यूज होने की संभावना है। यद्यपि अमेरिका ने कहा है कि वो भारत के अगेंस्ट में यूज नहीं होगी, लेकिन जिस तरह का दृष्टिकोण है वो एक भारत पे दबाव बनाने का दृष्टिकोण मुझे लग रहा है चंद्रशेखर जी। ठीक है इंदुकांत जी, देखिए किरोड़ी सिंह जी बहुत सदी हुई नपीतुली बात करते हैं और उन्होंने भी अगर विश्लेषण में कहीं ना कहीं कह दिया है कि ये निश्चित रूप से पाकिस्तान इसका दुरुपयोग कर सकता है। क्या आपको लगता है कि उनके पास वर्धमान नहीं हो जो F-16 को गिरा देता हो, लेकिन उनके पास F-16 को सही करने के लिए मदद आई है, सैनिक सहायता जो मिली है, नहीं लगता कि आपको भारत से संवाद के बीच कहीं ना कहीं जो ट्रंप और भारत के बीच संवाद था उसके इतर जो बाइडेन कहीं अलग संवाद एक कायम कर रहे हैं एशिया के परिदृश्य में? जी नमस्कार चंद्रशेखर जी, आपने बात कही है, बिल्कुल उसमें दम है। और जो अभी किरोड़ी साहब ने और ललन सिंह जी ने दोनों ने कहा है वास्तव में मैं इसको देखता हूं कि जो दुनिया की ताकतों का जो रीअलाइनमेंट हो रहा है उसमें एक ये कोशिश है अमेरिका की कि किस तरह से जो रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हो रहा है उसमें अपनी एक जगह दुनिया में हर जगह हर क्षेत्र में बनाए रखा जाए। आप देखिए पाकिस्तान जैसे जैसे भारत के संबंध ट्रंप के प्रशासन में बहुत मजबूत हुए थे तो उस समय से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला अलग थलग पड़ गया था और कहीं न कहीं उसका चीन के प्रति बहुत झुकाव हो गया था। और ये माना जाता था कि ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलकर के पाकिस्तान को आइसोलेट करने में काफी काम किया और एक बड़ा कारण यही था कि जो फाइनेंशियल जितने भी देश जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं FATF उसमें आप जानते हैं उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया। लेकिन ये भारत के लिए जिस तरह की मदद चाहे वो सैनिक सहायता के तौर पर या जिस रूप में भी कह करके अमेरिका दे रहा है ये बताता है कि शायद अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की भी कोशिश की जा सकती है। क्योंकि जिन देशों ने मिलकर के जिस संगठन के माध्यम से भारत ने ग्रे लिस्ट में डलवाया था पाकिस्तान को उसमें एक बड़ी से है अमेरिका की। जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस दुनिया के हैं तो इस सहायता को भारत को इस रूप में लेना चाहिए कि कहीं न कहीं ये कोशिश है अमेरिका की कि वो फिर से जो बाइडेन प्रशासन है इसको पहले ही माना जाता था क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी इस लेवल तक चले गए थे अब की बार ट्रंप सरकार उन्होंने नारा दे दिया था। ये बात कहने के बाद ये माना जाता था कि अगर विपक्ष की सरकार आई अमेरिका में तो भारत को कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है। अब आप देखिए बाइडेन की सरकार आने के बाद से भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में उतनी गर्मजोशी नहीं रही जितना ट्रंप के साथ हुआ करता था। अब बाइडेन के साथ भी मजबूरी है कि वो भारत की अनदेखी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय अमेरिका दुनिया में चीन के खिलाफ भी है, रूस के खिलाफ भी एक साथ वो कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति में है।
और आप देखें ताइवान के मामले में जिस तरह से अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम साउथ चाइना सी को छोड़ नहीं सकते हैं चाइना के प्रभुत्व में, और चाइना उसको लेकर के तमाम चेतावनियां लगातार ताइवान को दे रहा है। तो एक मोर्चा वहां पे है, एक मोर्चा आप देखें कि यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ है, और आप देखें इसी समय रूस और चाइना मिलकर संयुक्त सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। तो ये इंडिकेशंस हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्द जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें कहीं न कहीं अमेरिका और उसके साथियों का रूस और चीन के साथ संयुक्त मुकाबला होने की आशंका है। ठीक है। और रूस और चाइना के इस एक्सिस के साथ नॉर्थ कोरिया भी होगा। अब देखिए यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने और उसके साथी देशों ने भारत पे बहुत दबाव बनाया कि वो रूस को अलग थलग करने में उनकी मदद करे, जो भारत ने नहीं किया, और भारत ने बिल्कुल उचित किया। भारत ने अपनी एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई, और भारत ने ये साफ कर दिया कि जब भी कोई कठिनाई का संकट का समय आया है तो जितना हमारे साथ एकजुटता दिखाई है रूस ने, वैसा अमेरिका साथी नहीं रहा है, उस तरह का विश्वसनीय साथी नहीं रहा है। ऐसे में भारत के इस रुख को देखते हुए जो अमेरिका ने ये एक मदद की है पाकिस्तान की, इसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो ये कि भारत ने तमाम हथियार अमेरिका से ही खरीदने से इनकार कर दिया। दूसरा वो मेक इन इंडिया पे उसका जोर है। तो वो पाकिस्तान को इस ढंग, आपको याद होगा कि जब पहली बार F-16 उसने दिया था पाकिस्तान को, तो उसका दबाव था कि आप हमको दे रहे हैं, आप चाहे तो हम आपको भी दे सकते हैं। तो ये देखिए कि एक ही क्षेत्र के दो प्रतिद्वंदियों को आप एक ही हथियार बेच करके एक स्पर्धा क्रिएट करते हैं कि हमारी हथियार की इंडस्ट्री पुष्पित और पल्लवित होती रहे। तो आप ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप हमारे हथियार नहीं लेंगे तो हम पाकिस्तान जैसे देशों को फिर से अपने हथियार दे सकते हैं, उनके हथियारों का नवीकरण रिन्यू करवा सकते हैं, मॉडर्नाइज करवा सकते हैं। तो ये भारत को कहीं न कहीं कई तरह की चेतावनी है, मैसेज है, और ये भी संदेश है कि अगर आप मेरे पूरे साथ नहीं आएंगे तो हम आपके साथ जो शत्रु देश हैं उनको भी सपोर्ट करके आपके लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अच्छा दूसरा एक चीज और देखिए, मानवीय दृष्टिकोण इसमें है, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। नहीं लेकिन इंदुकान जी, लेकिन आपकी सारी बात मैंने सुनी, करोड़ का नुकसान हुआ इंदुकान जी। ऐसे में अगर उसकी बहुत सी चीजें बिल्कुल कंगाली के कगार पे है, कोई देश उसको मदद नहीं कर रहा है, तो अगर मानवीय दृष्टि से सपोर्ट किया जाता तो उसमें कोई ऐतराज नहीं हो सकता, जैसा श्रीलंका को इसमें आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सैनिक उसके नाम पे दिया है, ये एक खतरे की घंटी है, और भारत को जरूर सावधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये भी है कि सारी बातों को सुना, लेकिन दरअसल इसमें एक पेच भी है कि सारी लॉबिंग ही बीजिंग से हो रही है पाकिस्तान की। फिर ऐसे में वाशिंगटन कैसे पिघला, ये बात समझ में नहीं आती। ललन सिंह जी, क्या नहीं लगता कि पाकिस्तान जो हमेशा से हर एक चीज़ का दुरुपयोग करता हुआ आया है, अपने तमाम संसाधनों का दुरुपयोग भारत के खिलाफ करता आया है, 45 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करने के लिए नहीं करेगा कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि अब थोड़ा सा सावधान और सचेत रहने का संकेत ये आ चुका है। चंद्रशेखर जी, पूरी दुनिया अपने अपने तरफ से अपने स्वार्थों के मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, आज 16वीं कोर कमांडर की मीटिंग हुई LAC के ऊपर, और मैं जान के इस बात को आपके डिबेट में डाल रहा हूं, और इसमें एकदम स्टेटमेंट आया कि गोगरा हॉट स्प्रिंग के ऊपर भारत और चीन के सेना अपने अपने इलाके में वापस जाएंगे। 16वें कोर कमांडर के मीटिंग के बाद आज का जो ये समिति का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्टेटमेंट आ गया, ये मान के चलिए अमेरिका को बहुत तकलीफ होगी। अब इसके बाद आगे की तरफ भी, चाहे वो पैंगोंग हो और ना चलते कुछ विवादित जगह हो, वहां भी होंगे। लेकिन इसका कारण क्या है? भारत का एक ताकत, चाहे वो सामरिक हो, डिप्लोमेटिक हो, करोड़ीमल साहब ज्यादा बताते हैं इस बारे में, उनको जानकारी है। इसी दबाव के कारण, और फिर चीन समझता है कि हमारे आर्थिक निवेश का बहुत बड़ा बाजार भी भारत है, किसी भी हालात में वो भारत से अब
खराब और आगे करने की स्थिति में नहीं है। और जब उसे पता है कि अमेरिका उसका नंबर 1 दुश्मन है, और जैसा कि इंदु जी ने बताया कि 1 से 7 तारीख की जो ज्वाइंट 14 देशों की जो युद्धाभ्यास चीन और रूस की हुई है, जिसमें भारत का भी साथ रहा है, वो क्या है? अमेरिका ने बहुत साफ लफ्जों में उनके विदेश मंत्री बिलंगना में बोला था कि जो लोग इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं वो दुनिया के लिए चिंता की विषय है। उसमें वो भारत की तरफ भी नजर थी और चीन और रूस को था ही, लेकिन रूस ने भी ये संदेश दिया और चीन ने भी कि अगर जरूरत पड़ा तो हम एक दूसरे के लिए हर तरह से तैयार हैं, और अगर चाहे वो ताइवान हो चाहे यूक्रेन का हो, लेकिन अमेरिका उसका सामने नंबर 1 दुश्मन के तौर पे, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। तो यहाँ भी वही स्थिति है। अमेरिका अपने पुराने टेस्टेड, उसको दोस्त मत बोलिए, गुलाम के तौर पे उसको F-16 के नाम पे जो आर्थिक सैन्य मदद दे रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतने पैसे वो उसके रख रखाव में इस्तेमाल करेगा। जरूरत भी नहीं है। वो दुनिया को पता सर्वदित है कि ये जो आर्थिक सैन्य मदद दी जा रही है वो उसको मजबूत करने के लिए दी जा रही है, और चीन के भी दबाव से उसको निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस तरह का देश जिसकी पुरानी एक विरासत है, वो कभी भी सही कामों में इन पैसों को नहीं लगाता, और वो 100% भारत के लिए एक तरह से वो साजिश के तौर पे इसका इस्तेमाल करेगा। और अमेरिका इस बात को जानता है, और भारत के जो विदेश मंत्री हैं कई बार बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि हम, चाहे वो चीन हो चाहे अमेरिका हो, हम जो भी अपनी निर्णय लेंगे अपने समझ और अपने देश हित के लिए लेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं पड़ेंगे। तो चंद्रशेखर जी, बहुत सी बातें दुनिया के इस हालात को देखते हुए ये मानने की है कि अमेरिका ने अपनी एक चाल चला है, और वो मानवीय छोड़कर इस सैन्य जो 45 करोड़ डॉलर का जो सैन्य समर्थन दे रहा है, वो भारत के लिए एक जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश है, और भारत को इसके लिए सचेत होना निहायत आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है किरोड़ी सिंह जी, आपने माना कि दुरुपयोग हो सकता है और पाकिस्तान दुरुपयोग करेगा भी, क्योंकि उसकी आदत है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि लॉबिंग हो रही है बीजिंग से। इमरान चले गए थे मॉस्को, उनके यहाँ युद्ध चल रहा था, ये अपना कटोरा लेके वहाँ पहुँच गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजिंग और मॉस्को में लॉबिंग होती है और वाशिंगटन पिघल जाता है। लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी पाकिस्तान जो बिल्कुल मर रहा था उसको खड़ा करने की एक साजिश है कि अगर ये नहीं खड़ा हुआ तो फिर ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये कैसे चलेगी। और अभी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी आपने पढ़ी होगी जो भारत के बारे में आई है कि वहीं मेक इन इंडिया को लेकर कहीं ना कहीं सेना परेशान है। ये एक ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है। ये भी आई है कि 2030 तक हेलीकॉप्टर्स की कमी आएगी, और भी कमी आ सकती है मेक इन इंडिया के कारण, क्योंकि भारतीय सेना बाहर से हथियार उतना नहीं खरीद रही जितना पहले खरीद रही थी। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को खड़ा करने से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? एकदम नहीं चंद्रशेखर जी। मेरा सवाल ललन सिंह जी, मेरा सवाल किरोड़ी सिंह जी से। किरोड़ी सिंह जी, देखिए चंद्रशेखर जी, सामान्यतः सभी पैनलिस्ट में सहमति नहीं होती है। तो आज मैं ये देख रहा हूँ कि तीनों पैनलिस्ट इस बात से सहमत हैं कि अमेरिका की नीति और दृष्टिकोण संदेह के घेरे में है। अमेरिका कोई स्पष्ट नीति नहीं ले रहा है। अब आपने जो सवाल किया पाकिस्तान को खड़ा करने का, इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान एंटी अमेरिका हो गया था और अमेरिका को इतना एक्सपोज कर रहा था कि अमेरिका हमारे पे दबाव डाल रहा है, पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो जो इमरान विरोधी जो सरकार है अभी इमरान के जाने के बाद आई है, उसको कॉन्फिडेंस जीतना है
और उसको अपने साथ लेना है। ये तो पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति होगी। दूसरा ऐतिहासिक कारण, पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा अपना अच्छा दोस्त मानता रहा है और आतंकवाद को लेके पाकिस्तान को विश्वसनीय दोस्त की बात अमेरिका करता है। तीसरा कारण है कि भारत को जिस तरह से अमेरिका अपने फोल्ड में लेना चाहता था, भारत ने अपनी स्वायत्तता दिखाई। भारत अमेरिका के साथ भी सैनिक एक्सरसाइज कर रहा है, भारत रूस और चीन के साथ भी सैनिक एक्सरसाइज कर रहा है। और अब अगले हफ्ते एससीओ की मीटिंग, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, उसमें सभी रशिया है, चीन है, पाकिस्तान है, इनके सबके नेता जाएंगे और आपस में बायलैटरल बात होगी। तो अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि संघाई कोऑपरेशन ग्रुप है वो एंटी अमेरिका स्टैंड ले सकता है, क्योंकि भारत को G7 में बुलाया तो भारत ने जो पॉलिटिकल एजेंडा था, कम्युनिके थी, उस पे साइन नहीं किए। जो इकोनॉमिक वाला था उस पे साइन कर दिए, क्योंकि भारत रशिया को उस रूप में, जिस रूप में G7 क्रिटिसाइज करना चाहता था, भारत नहीं चाहता था। फिर नेटो समिट हुआ तो भारत को छोड़ के जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया, सबको बुलाया, भारत को नहीं बुलाया। उनको मालूम है कि भारत साथ नहीं आएगा। तो अमेरिका ये चाहता है कि भारत इतना विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि भारत अपना राष्ट्र हित देख के, अपनी स्वायत्तता देख के, अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगाए, भारत ने नहीं लगाए। भारत ने कहा हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हम रशिया पे सैंक्शन उस रूप में नहीं लगा सकते। और यूरोप स्वयं में नहीं लगा रहा है सैंक्शन रशिया पे, यूरोप की अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा लगता है कि यूरोप भी अमेरिका से कोई ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन अमेरिका के सैनिक अड्डे पूरी दुनिया में हैं, तो बहुत से देश अमेरिका के दबाव में आके ऐसा निर्णय ले रहे हैं, और भारत किसी भी रूप में दबाव में नहीं आना चाहता। भारत, और इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने यहाँ तक कहा था कि चीन और भारत दोनों कॉम्पिटेंट हैं, अपने समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। हमारे विदेश मंत्री ये चीन को लेके भी कह चुके हैं। तो अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि भारत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। तो अब पाकिस्तान को खड़ा करना, एक तो भारत पे दबाव बनाना है, दूसरा ये कि पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। तो पाकिस्तान को रशिया और चाइना से थोड़ा दूर हटाने का प्रयास भी किया जाए। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसको आसानी से हम नहीं समझ सकते। हर राष्ट्र अपने हित के आधार पे निर्णय लेता है, और भारत का हित ये है कि विश्व में शांति हो, विश्व की प्रगति हो, और उसके लिए भारत किसी समूह में, किसी अलायंस में सम्मिलित नहीं होना चाहता, और जो विवेक सम्मत है उसके साथ रहना चाहता है। ये भारत का ये एक वर्ल्ड व्यू है, और भारत अपने वर्ल्ड व्यू से हटके किसी ग्रुप में सम्मिलित होके विश्व में अशांति का साधन नहीं बनना चाहता। और अमेरिका आज की स्थिति में, जिस तरह का अमेरिका का हालात है, एक पैरानोइड की स्थिति में आ गया है। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, गरीब हैं, उनमें से अमेरिका के साथ बहुत कम जा रहे हैं। तो अमेरिका और यूरोप, जिसको हम कहते हैं वेस्ट वर्सेज वेस्ट हो गया, पश्चिमी देश एक तरफ है, पूरी दुनिया दूसरी एक तरफ है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका दबाव की राजनीति बना रहा है, और उससे अमेरिका का राष्ट्र हित पूरा नहीं होगा, अमेरिका का नुकसान ज्यादा होगा, भारत का कम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका के नीति निर्माताओं ने कोई सोचा होगा इस तरह का, नहीं, एक अपनी प्लानिंग। किरोड़ी सिंह जी इसमें एक चाल हो सकती है, इसमें ये सबसे बड़ी चाल एक हो सकती है कि जनरल बाजवा ने जिस तरह वहाँ पे वाशिंगटन को खुश किया है खबरें दे दे के, अब पाकिस्तान के लोकतंत्र को अमेरिका ने भी भरोसा दिला दिया है कि बाजवा से इधर उधर गए तो मान लीजिए कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बाजवा ने ये भी कहीं ना कहीं ये चाल बड़ी चलवा ली है अपने पक्ष में, सैन्य मदद लेकर। आज की स्थिति में मुझे नहीं लग रहा कि कोई मिलिट्री कू पाकिस्तान में होगा और मिलिट्री टेक ओवर करेगी, उस स्थिति की संभावना मुझे नहीं लग रही है। लेकिन पाकिस्तान में कहीं ऐसा है कि श्रीलंका में पॉलिटिकल क्राइसिस से इकोनॉमिक क्राइसिस साथ आए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस आके थोड़ा सा ठीक हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस अभी भी बना हुआ है, फिर फ्लड आ गया।
तो कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान की हालत और ज्यादा बिगड़ जाए अमेरिका की मदद होते हुए भी, और अगर ज्यादा हालत बिगड़ेगी तो भारत से रिश्ते और ज्यादा खराब होंगे, और उसमें जो अमेरिका मदद कर रहा है वो खराब करने का सबसे बड़ा साधन होगा। क्योंकि मिलिट्रीली अगर मजबूत है, F-16 से संबंधित जो मिलिट्री साजो सामान अमेरिका देने का प्रयास कर रहा है, उससे पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते और खराब बनाएगा जब अपनी आंतरिक राजनीति और आंतरिक आर्थिक संकट बढ़ेगा तो ये ठीक है, खतरा भारत के लिए है। ठीक है। जी इंदुकान जी, ये वही F-16 के लिए मदद दी है ना जिसे मिग ने गिरा दिया था। एक तो ये बात, दूसरा जी, वो भी MiG-21 ने, हाँ, MiG-21 ने गिरा दिया था, ये उसी F-16 के लिए मदद दी है ना। और एक बात ये कि कहीं ना कहीं इस मदद में बाजवा ने अपने मार्क से बढ़ा लिए हैं नंबर पाकिस्तान में, कि रास्ता कहीं लोकतंत्र का जाए तो बाजवा के यहाँ से होके जाए, क्योंकि अगर इमरान मजबूत होते हैं तो अमेरिका का नुकसान, और बाजवा मजबूत होते हैं तो फिर चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। ये आप ठीक कह रहे हैं चंद्रशेखर जी, लेकिन मैं इसको इस रूप में भी देखता हूँ कि आप देखिए, लगातार अमेरिका ने सेंट्रल एशिया में, जब अफगानिस्तान से उनको भागना पड़ा तो सेंट्रल एशिया में उनकी दखल बहुत कमजोर हो गई। अब आप ये देखिए कि यूक्रेन में के मामले में अगर रूस के साथ दो हाथ करने की स्थिति आई अमेरिका की, जो संभव है कि आ सकती है, दूर की संभावना है, लेकिन जो बड़ी शक्तियां होती हैं वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करती हैं, तो उनको भारत अपने यहाँ सैनिक कार्रवाई करने के लिए कोई अड्डा नहीं प्रोवाइड करेगा, आप जानते हैं, क्योंकि भारत रूस का बहुत अच्छा दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। अफगानिस्तान में भी उनको अड्डा नहीं मिलेगा, उनको पाकिस्तान में अड्डा मिल सकता है अगर वहां आर्मी को अपने साथ वो रखेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि चीन और रूस के खिलाफ अगर ज्वाइंट एक्शन की जरूरत पड़ी, ज्वाइंट लड़ाई हुई, तो नाटो देशों को पूरा हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया जो है, जहाँ पे अमेरिका का अपना अड्डा है, उतने दूर से जाकर सेंट्रल एशिया पार करके कार्रवाई करने में रूस में, यूक्रेन में, इस साइड से बहुत समस्या है। चीन के साथ अगर उनका कोई संघर्ष होता है, बिल्कुल, मैं इंदुकान जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकान जी, डायरेक्टली होना पड़े। इंदुकान जी, क्योंकि आप देखिए कि वो जिस तरह से अफगानिस्तान में भागा अमेरिका, जिस तरह से यूक्रेन में एश्योर करने के बाद भी जमीन पे यूक्रेन को कुछ नहीं कर पाया, यूक्रेन तिल तिल करके बर्बाद हो रहा है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए चाइना को उन्होंने ताइवान में बार बार आईना दिखाने की कोशिश की है। अब चाइना और रूस का जो एक्सिस बना है, मैं जो आपको चंद्रशेखर जी कह रहा था, उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिकी थिंक टैंक में एक जरूर चर्चा हो रही होगी कि जैसे भारत कभी तैयारी करता है कि युद्ध की सिचुएशन में कभी हमें हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ मुकाबला करना पड़े, हम अपने एयरफोर्स की, अपने नेवल फोर्सेस की, अपने आर्मी की तैयारी करते रहते हैं इस दृष्टि से। उसी तरह से रूस और चीन दोनों के साथ अगर संघर्ष की स्थिति आई तो वो अपने इंटरेस्ट को कैसे सर्व करेगा, कैसे प्रोटेक्ट करेगा, उसी के तहत हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने देखा कि भिखारी हो गया है पाकिस्तान और उसको कोई नहीं साथ दे रहा है, तो क्यों न थोड़ा सा टुकड़ा फेंको, उससे एक तो पाकिस्तानी अवाम में इसमें भरी त्राही त्राही है, एक हमारे प्रति सद्भावना क्रिएट होगी, एक गुडविल जेस्चर क्रिएट होगा कि हमारा अमेरिका अभी भी साथ दे रहा है। दूसरा, जो वहां का नया निजाम है, जो नए लोग आए हैं सत्ता में, नवाज शरीफ के भाई साहब जो आए, शहबाज जी, उनको भी एक लीज ऑफ लाइफ मिलेगी, जो एकदम पतन के कगार पे हैं, तो वो अमेरिका के इशारों पे नाचना शुरू कर देंगे, और साथ में एक अपना एक आसरा बना के रखेंगे सेंट्रल एशिया में, कि जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान, यूक्रेन के मामले, सेंट्रल एशिया के और देश, चाइना और भारत, सबके लिए एक उनके लिए बड़ा बहुत अच्छा सैनिक अड्डा के रूप में काम करता रहा है पाकिस्तान, वो उसी को रिक्रिएट करने की एक कोशिश है, ऐसा हमें लगता है जी। ललन सिंह जी, 45 करोड़ डॉलर आए, चाहे 45,000 करोड़ डॉलर आए, लेकिन वो हौसला पाकिस्तान कहाँ से लाएगा?
कि हम MiG-21 से F-16 गिरा देते हैं, वो हौसला कहाँ से लाएगा, वो बर्दमान, वो हिम्मत कहाँ से लाएगा। और सबसे बड़ी बात कि षड्यंत्र हमेशा विफल होते हैं और योजनाएं हमेशा सफल होती हैं। पाकिस्तान योजना नहीं बनाने के कारण विफल है और षड्यंत्र की पंक्ति में वो रोज नए कदम बढ़ जाता है। क्या लगता है कि 45 करोड़ का सदुपयोग भी कर लेगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा है। आवाज नहीं आ रही क्या चंद्रशेखर जी मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है। मैं 2-3 बात आपको इस संदर्भ में बात करना चाहूंगा। आपने बहुत सही कहा। अभी 2 दिन पहले इमरान खान ने अगला आने वाले जनरल के बारे में कहा कि सब गद्दार आ रहे हैं, और उसका गुस्सा, उनका जो रिएक्शन होगा बाजवा का, वो एक ये भी है कि अमेरिका के साथ जितना नजदीक हो सके वो मिस्टर बाजवा के लिए, जनरल बाजवा के लिए बहुत बेहतर होगा। बाजवा सैन्य शासन नहीं लागू करेगा, तोड़ीमल साहब ने जो बोला वो बहुत सही बोला, लेकिन अरे वो क्यों करेगा? वो तो है, वो क्यों करेगा लल्लन सिंह जी, वो क्यों करेगा? वो तो जाके थप्पड़ मार देगा ना रात को। वो तो प्रधानमंत्री आवास में भी जाके थप्पड़ मार देगा, वो क्यों करेगा? जी तो चंद्रशेखर जी वो जनरल के पद को अभी भी नहीं छोड़ना चाहता है, और ये भी एक कारण है कि लगातार वो पाकिस्तान सरकार को बता रहा है कि हमारे रहने से आपको अमेरिका का जो पुल है वो लगातार वहां आना जाना चलता रहेगा, और ये एक उदाहरण है। नंबर 2, आपने एक बात बोला था कि अमेरिका का एक रिपोर्ट है कि हमारे आत्मनिर्भर बनने से हमारे सैनिक साजो सामान की दिक्कतें आएंगी। मैं कहता हूं नहीं, विक्रमादित्य एयर कैरियर, उसके बाद दूसरा हमारे पास INS विक्रांत, और तीसरा कोचिन के अंदर INS विशाल बनने की तैयारी में है। तेजस जैसे हमारे आकाश के मतलब जबरदस्त ताकतवर विमानों का खेप अब दुनिया को हम देने के लिए तैयार हैं। वो इसलिए कह रहा है कि वो लोगों को ही नहीं, भारत के सेनाओं को भी वो उसके मनोबल को दबाना चाहता है कि जैसा करोल साहब ने कहा, एक लॉबी है जो लगातार भारत के खिलाफत काम करता है, और वही कारण है कि कभी उनका विदेश मंत्री और कभी उनका राजदूत इस तरह की बातों को करके भारत के आत्मनिर्भरता को कमजोर करना चाहते हैं। अब आप देखिए ना, हद के बात कर रहा हूँ, आज ही विस्टा प्रोग्राम को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री का जो सोच है कि गुलामी का कोई भी नामो निशान भारत में नहीं रहेगा, तो सवाल इस बात का है कि अगर वो अमेरिका पाकिस्तान जैसे कठपुतली को इतने $1000 का अगर सैन्य मदद देता है, तो वही आपने जो कहा वो सही है कि उसके पास जज्बा कहाँ है। एक M21 और उसका F-16 धाराशाही, उसके लोगों के बीच में उतनी ताकत कहाँ है जो हमारे भारतीय नेवी, एयरफोर्स और स्थल सेना के लोगों के पास जज्बा है। सबसे बड़ी बात, हमारे पास एकदम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी क्रांति लाने वाले पुरानी विरासत है, उनके पास केवल कट्टरता के नाम पर एक विभाजन है, और आज तक वो केवल बस आतंकवाद और मिले हुए पैसे को इनके माध्यम से भारत को कमजोर करने की सोच है। लेकिन अब तो चीन ने भी आज 16वें कोर कमांडर के बातचीत में बहुत साफ कह दिया कि हम गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों भारतीय सेनाओं और चीन की सेनाओं को पीछे वापस भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक निर्णय है, और आज दुनिया में इस बात से कंफर्म हो जाएगा कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, सामरिक ताकत है, उसको चीन ने महसूस कर लिया, और वो समझ गया कि अगर चीन भारत से प्रत्यक्ष कोई आमना सामना और डिस्टर्बेंस करेगा तो चीन के लिए ये फायदेमंद नहीं होगा। और रूस हमारा भी उतना ही बड़ा मित्र है जितना चीन का है। और याद कीजिए 1971 का जब 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा था पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए, और पोखरण में भी जो विस्फोट हुआ था, वहां भी अमेरिका ने हमारा बहुत बड़ा मतलब एक तरह से पैर खींचने की कोशिश की थी। तो सब मिला के कठपुतली को पैसा देने दीजिए, लेकिन भारत को चंद्रशेखर जी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि साजिश का एक नया रूपरेखा अब अमेरिका तैयार कर रहा है और दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। किरोड़ी सिंह जी, कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारी चीज़ों को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है,
वो आत्मनिर्भरता पर सवाल खड़ा कर देती है रिपोर्ट। फिर पाकिस्तान को मदद मिल जाती है। कहीं ना कहीं बीजिंग, वाशिंगटन और इस्लामाबाद से लेकर दिल्ली तक कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चल रहा है कि बराबर दिल्ली के ऊपर सबकी आंखें लगी हुई हैं, चाहे वाशिंगटन हो, बीजिंग हो और चाहे फिर इस्लामाबाद हो। लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं वो छूट गया है जो हमारे साथ था कि हम आंख मीच कर सब चीज़ों को मान लिया करते थे, शायद हम स्वीकार कर लिया करते थे। अब स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं, रणनीति जो बदली है उसको लेकर ये एक पहल की है कि भाई अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। कहना चाहता हूँ कि भारत का जो वर्ल्ड व्यू है या आधारभूत जो नीति है उसमें अभी तक कोई बदलाव उस रूप में नहीं है। पहले भारत इतना असर्ट नहीं करता था, अब असर्ट ज्यादा करने लग गया, बस इतना सा है। बाकी जो आधारभूत नीति है अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की सामरिक दृष्टि से और अपने प्रभाव की दृष्टि से, तो भारत अपनी स्वायत्तता किसी से डर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। तो ये भारत की नीति हमेशा से चली, किसी की भी सरकार हो, किसी राजनीतिक दल की हो, कोई नेतृत्व हो। और इसीलिए भारत की आज प्रतिष्ठा ये है कि रशिया के प्रोफेसर ने मेरे को मैसेज भेजा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन प्ले ए रोल विद इन कोर्ट। ये ऐसे सेंटेंस यूज कर रहे हैं क्योंकि एर्डोगन ने मध्यस्थता करने की कोशिश की तुर्की वाले ने, यूएनओ ने भी की, लेकिन उससे कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। तो रशिया वाले भी भरोसा कर रहे हैं कि अगर भारत का प्रधानमंत्री मध्यस्थता करता है तो उसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि भारत का रूस के साथ भी उतना ही अच्छा रिश्ता है जितना रशिया के साथ है, और चीन के साथ भी भारत रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहता। चीन के साथ मुद्दे हैं, सीमा का मुद्दा है, व्यापार का मुद्दा है, लेकिन भारत चीन से भी दुश्मनी का दृष्टिकोण रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहता। तो भारत ये चाहता है कि सभी देशों के साथ मिलकर विश्व में एक शांति का वातावरण बनाया जाना चाहिए। जबकि बड़े देश हैं, अमेरिका जैसे या रशिया है, इनकी वजह से दुनिया में प्रॉब्लम हो रही है। तो भारत की प्रतिष्ठा जिस तरह की है, मेरे ख्याल से ऐसी किसी भी देश की प्रतिष्ठा नहीं है। और इसीलिए भारत ये चाहता है कि अमेरिका से अगर दोस्ती अच्छी है, अमेरिका से हम डेवलपमेंट पार्टनरशिप करते हैं, तो हमारी रशिया से भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है, चीन से भी हमारा व्यापार हो सकता है। और चीन से व्यापार पिछले 2021 में बढ़ा है। यद्यपि भारत में जनमानस ऐसा रहा कि चीन से व्यापार, चीन के वस्तुओं का बाइकाट किया जाए, चीन से व्यापार कम किया जाए, लेकिन यथार्थ ये है कि चीन के साथ भी हमारा व्यापार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और इसीलिए भारत ये चाहता है कि एक के साथ दोस्ती होने का मतलब दूसरे के साथ दुश्मनी नहीं है जी। तो भारत दुश्मनी का वातावरण किसी भी देश के साथ नहीं रखना चाहता। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान और भारत का सवाल है, इसका एक ऐतिहासिक अनुभव है दोनों देशों का, क्योंकि एक ही देश से दो देश बने हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भारत के साथ पैरिटी की बात करता है, जबकि सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, विश्व में प्रभाव की दृष्टि से पाकिस्तान की पैरिटी नहीं हो सकती भारत के साथ। तो अगर पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करता है तो भी वो भारत के बराबर नहीं आ सकता, भारत के समकक्ष नहीं आ सकता। सैनिक दृष्टि से भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान इतना दुस्साहस नहीं करेगा कि भारत के साथ कोई प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करे, लेकिन भारत में एक तनाव बनाए रखने का या जो आतंकवाद है या घुसपैठी है, इसके लिए स्ट्रेटेजी पाकिस्तान रखेगा। और जो अमेरिका ने अभी मदद की है, इससे पाकिस्तान का हौसला बढ़ेगा। और वो जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है अप्रत्यक्ष रूप से, प्रॉक्सी रूप से भारत में डिस्टर्ब करना या आतंकवाद फैलाना, तो इस तरह की एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बस इतना सा हो सकता है, बाकी कोई प्रत्यक्ष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की कोई संभावना नहीं है। नहीं, लेकिन युद्ध की संभावना नहीं है, युद्ध की संभावना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को मिल सकता है। ठीक है, युद्ध की संभावना नहीं है, लेकिन इंदुकांत जी, 370 हटने के बाद कश्मीर में चुनाव होने हैं और पाकिस्तान $45 करोड़ ले आता है अमेरिका से जाके,
सोचे नहीं क्या, चिंतित नहीं हो? बिल्कुल चिंतित होना चाहिए। और भारत अगर इसने इस तरह की अमेरिकी पहल के बाद भी अगर कोई सख्त संदेश अमेरिका को नहीं देगा तो आप ये समझ लें कि जियाउल हक के समय में 80 के दशक में, उसके बाद 90 के दशक में इसी ढंग की पहल से शुरुआत की थी अमेरिका ने। तो ये पहल आगे और भी पुष्पित पल्लवित हो सकती है। इसलिए भारत को मेरा मानना है कि सावधान होकर के अमेरिका से इस बारे में बिल्कुल सख्त विरोध दर्ज कराना चाहिए और ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो हमारे संबंध हैं आपके साथ उन पे इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। जो किरोड़ी सिंह जी कह रहे हैं, जो किरोड़ी सिंह जी कह रहे हैं, जो लल्लन सिंह जी कह रहे हैं, इंदुकान जी किरोड़ी सिंह जी कह रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग करेगा। अब ऐसे में चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में, 370 हटी, चुनाव होने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया का है, भारत का है, चाइना के साथ है। उसमें जिस तरह से अभी जो गोगरा आपके हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने की बात हुई है और वो आज ही से शुरुआत हो गई है, घोषणा हुई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 16वें राउंड की बातचीत में ये तय हो गया था, उसको इम्प्लीमेंट आज से कर रहे हैं। तो ये एक उसकी पॉजिटिव शुरुआत है और इन दोनों के कोइंसिडेंस नहीं है। आप ये समझिए कि कहीं न कहीं ये चीजें जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें कहीं न कहीं ये चीजें पता होती हैं अमेरिकन सिस्टम को, अमेरिकन थिंक टैंक को, गवर्नमेंट को, उनके डिफेंस डिपार्टमेंट को। तो वो इसकी प्लानिंग करते रहते हैं कि जिस दिन हमारे देखिए मतलब ये इट इज नॉट मियरली अ कोइंसिडेंस। चंद्रशेखर जी, ललन सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही और हमारे दूसरे साथी भी जो कह रहे थे एक्सपर्ट कि आप ये देखिए कि एक तरफ चीन के साथ हमारा स्टैंड ऑफ में तनाव में कमी आ रही है और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को हथियार और साजो सामान दुरुस्त करने के लिए सहायता की घोषणा करते हैं। ये दोनों एक दिन होना महज संयोग नहीं है। और दूसरा, अमेरिका कहीं न कहीं अपने साथ चाटुकारों को रखना पसंद करता है, चमचों को रखना पसंद करता है, जो उनके कहने पे पूंछ हिलाएं, उनके कहने पे उठ जाएं, उनके कहने पे बैठ जाएं। और ये वाला लक्षण कभी भी भारत ने नहीं दिखाया। भारत ने अपनी कूटनीति हमेशा इंडिपेंडेंट रखी और अपनी राजनीति कूटनीति में कहीं भी दखलंदाजी अवांछित नहीं करने दिया अमेरिका को। अब उनको ऐसे में लगता है कि कहीं न कहीं भारत को टेम करने के लिए, कमजोर करने के लिए, कमजोर क्या करेंगे वो, कहीं न कहीं चेतावनी देने के लिए और एक कहते हैं ना कि एक तीर से कई निशाने साधना, सेंट्रल एशिया में एक अपना अड्डा फिर से क्रिएट करने के लिए, पाकिस्तान की गिरती पड़ती अर्थव्यवस्था में उनकी जो नई सरकार आई है उसको एक लीज ऑफ लाइफ दे करके जनता में ये संदेश देने के लिए कि इस सरकार के साथ अमेरिकन गवर्नमेंट खड़ी है, तो एक उनके पक्ष में वहां हो सकता है माहौल क्रिएट हो। ये भी हो जाएगा। इससे भारत को संदेश जाएगा ही जाएगा, चीन को संदेश जाएगा, क्योंकि चीन समझने लगा था कि पाकिस्तान पूरी तरह उसके पॉकेट में आ गया है। तो अब इस ढंग की सहायता इस समय दिया उन्होंने, तो चीन को भी एक संदेश जाएगा। और रूस जहां पे चले गए थे इमरान खान को भी संदेश, रूस को भी संदेश कि आपने वेलकम किया यूक्रेन युद्ध के बीच में, पहले ही दूसरे दिन पहुंच गए थे इमरान खान। तो उसका देखिए खामियाजा कैसे पाकिस्तान को हमने इमरान को बाहर कराया और अपने मन के सत्ताधारियों को या सैनिक तंत्र को वहां रखा। साथ में अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अमेरिकन फोर्सेस के। अब वहां पे कभी भी कुछ करना हुआ तो आपको मालूम है कि अफगानिस्तान का एंटायर सिस्टम जो इस समय सत्ता में है उसको पीछे से पूरा बैकिंग रहा है पाकिस्तान की प्रेजेंट आर्मी और इनके सिस्टम का। तो अगर आप थोड़ा सा लीज ऑफ लाइफ देते हैं, थोड़ी सी गुड़ खिलाते हैं पाकिस्तान जैसे देश को, और वो आपके पीछे पूंछ अगर हिलाने लगता है या आपकी चमचागिरी में उतरता है, तो आपको अफगानिस्तान में भी अपने कुछ काम करने को मौका मिलेगा। चीन को भी एक संदेश दिया, भारत को भी एक संदेश दिया और आपने एक अपना अड्डा रिवाइव किया। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ चंद्रशेखर जी। बिल्कुल ललन सिंह जी, कहीं ना कहीं जो वाशिंगटन कर रहा है उसको वाशिंगटन ठीक मानता है, लेकिन अगर एक आपने जो कहा कि मानवीय मदद नहीं, एक दृष्टिकोण ये देखा जाए कि भूखे को पहले रोटी देना ज़रूरी है, हथियार देना ज़रूरी है,
ये बहुत ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई अमेरिका की। चंद्रशेखर जी समझ में क्यों आए? वो तो महाशक्ति, उसकी भी विरासत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और पाकिस्तान का गुलामी वाली रणनीति और उसका फायदा उठाने के लिए ये महाशक्ति जिसमें अमेरिका सबसे आगे होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी क्वाड में उसके साथ हैं, लेकिन बात वही है कि अगर वो पाकिस्तान इसी तरह से कठपुतली बनता रहा, और आपने जो एक बात कहा है बड़े चिंता की है कि इतने रुपए सैन्य मदद मिलना और एलओसी के नजदीक जम्मू कश्मीर का चुनाव एकदम आ गया है, और उसमें जो हालात दिख रहे हैं उसमें कुछ तो हमारे राष्ट्र विरोधी तत्व भी हैं, और लगातार आज 1 महीने से कभी सोफिया, कभी अनंतनाग, कभी ब्रिजबेरा, कभी कहीं, कभी हथियारों का बरामदी, कहीं आतंकियों का मारा जाना, और कहीं बड़े बड़े इनके हाइडआउट मिलना। ये सभी चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है, और F-16 का रखरखाव कैसे होता है वो कोई देखने नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशन का कोई कमेटी नहीं आएगा, ना ही भारत से कोई जाएगा। तो ये F-16 के नाम पे एक बच्चे वाली बात हो रही है। इतनी बड़ी महाशक्ति, वो जानता है कि भारत और पाकिस्तान के हालात किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और करोड़ीमल साहब ने बहुत सही कहा कि पाकिस्तान की हालात ऐसी नहीं है कि वो भारत के साथ कहीं सामना कर ले, क्योंकि जो जमीनी फौज है वो उसके सामने कहीं खड़ा नहीं हो सकता। और अगर F-16 लेके अगर वो कुछ करना भी चाहे तो आज जो हालात है वो बैठे बैठे भारत के एयरपोर्ट से उसको पूरी बर्बाद करने की काबिलियत हमारी एयरफोर्स स्ट्राइक में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आर्थिक मदद दी गई है ये मानवीय आधार पे नहीं, ये सैन्य आधार पे इसलिए दी गई है कि भारत को कहीं न कहीं कमजोर किया जाए और इस तरह के कठपुतली देश को अपने हाथ में रखा जाए। जरूरत पड़े तो जुआरी को, जरूरत पड़े तो किसी और काम में इसका मुखबिर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जो कि 3-4 तरह के एजेंटों के तौर पे ये काम पाकिस्तान शुरू से करता रहा है, और इसको इसी तरह से मदद देकर इसकी पूरी तौर पे सत्यानाश भी करने का अमेरिका मार्ग प्रशस्त कर रहा है। और देखिएगा बांग्लादेश, आज उनकी मैडम प्राइम मिनिस्टर आई थी, उन्होंने भारत के साथ कितनी बेहतर अपनी हालात बना रही हैं। थोड़े बहुत घुसपैठ और रोहिंग्या जैसे कुछ समस्याएं हैं, बाकी जितनी भी सीमा विवाद है उन्होंने समाप्त कर दिया है। तो पाकिस्तान को ये सुध आते आते एक बार और उसकी विभाजन होगी, और उसके विभाजन का कारण ये अमेरिका जैसे महाशक्ति होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है किरोड़ी सिंह जी, क्या लगता है, इंदुकान जी ने भी कहा, आपने भी कहा, और कहीं ना कहीं बात निकल के आ रही कि अब भारत के स्टेटमेंट को भी देखना होगा कि हम क्या कहने वाले हैं इसके विरोध में। किरोड़ी सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, मैं आऊँगा। इंदुकान जी, किरोड़ी सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? कट गया है तो आवाज आ रही है आपकी किरोड़ी सिंह जी? किरोड़ी सिंह जी नहीं आ रही है जी, ठीक है। इंदुकान जी, मैं आता हूँ किरोड़ी सिंह जी आपके पास। इंदुकान जी, दरअसल पाकिस्तान की आवाम को क्या कहेंगे वहाँ के रहनुमा कि हम वाशिंगटन गए थे आटे का थैला लेके, लेकिन उन्होंने 2 पटाखे दिए हैं, अब पटाखे बेच के आटा लाएंगे, ये कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है चंद्रशेखर जी, कि लगातार अमेरिका की ये पॉलिसी रही है, और दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं उनकी ये पॉलिसी रही है कि किसी को जरूरत होती है आटे दाल की, रोटी की, उनको वो कहते हैं हथियार तो ले लो, वो भी दे देंगे। ये क्या बात है? आप सोचिए, ये पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स की सलाह देते हैं, ह्यूमन राइट्स पे उपदेश देते हैं, और बेचने जाते हैं हर देश में, गरीब से गरीब देश में हथियार। क्यों? क्योंकि इनको हमेशा ये रहता है कि किस तरह से अपनी इंडस्ट्रीज को मजबूत करें, दुनिया को कंगाल बनाएं, अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें,
और सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की मशीनरीज अमेरिका में, रूस में, अब चीन में भी है, जर्मनी में, फ्रांस में, वो है हथियार की बनाने की इंडस्ट्री। आपने देखा होगा ट्रंप के साथ भी जब भारत में मोदी साहब की बातचीत हो रही थी और तमाम समझौते हो रहे थे, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का लगातार दबाव हो रहा था कि किस तरह भारत उनके जो हथियारों का बाजार है उससे हथियार खरीदे, उसके लिए दबाव बनाते थे, अपने इंटरेस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते थे। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि भारत में इस ढंग की पूर्ण बहुमत की सशक्त सरकार आई जिसने सारे फैसले नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, देश के इंटरेस्ट के हिसाब से किए। ऐसा नहीं कि अमेरिका से कोई चीज नहीं लिया, लेकिन उनके यहाँ से भी लिया, लेकिन जो अपने हित में थे। हाँ, लेकिन रूस से S-400 भी लिया फिर। तो देखिए, और अब वहां से ड्रोन लेने की बात चल रही है, जो जिसके यहाँ सबसे अच्छा है इजराइल से उनकी तमाम टेक्नोलॉजीज हैं, उनको लेने की बात किया। अमेरिका से उनके हेलीकॉप्टर और बाकी कुछ प्रौद्योगिकियां लेने की बात की भारत ने। रूस से बाकी और हथियार लिए, असॉल्ट राइफल्स लिए तमाम बड़े पैमाने पर। तो इस तरह और बहुत सारी चीजें अपने देश में बनाई। आपने देखा फाइटर जेट हमने रफाल के रूप में फ्रांस से लिया, क्योंकि आप देखिए दुनिया में, आज की दुनिया में कोई भी आपका परमानेंट, कहते हैं ना कि स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता है। वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से सब बदल जाते हैं। किस तरह से एक जमाने में अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा हो गया, बताया आपको किरोड़ी जी ने भी और ललन जी ने भी। किस तरह से तमाम और शक्तियां चीन के साथ, आपको याद होगा कि नेहरू जी से किस तरह से कहते थे लोग, हिंदी चीनी भाई भाई, और वही चीन हमारे यहाँ 1962 में खड़ा हो गया हमारे खिलाफ। और आजादी के बाद कभी भारत की सेनाएं हारी पूरी तरह से, तो वो नेहरू जी की पॉलिसी के चलते चीन के साथ हारी। उसके कारण इतना बड़ा घाव पैदा हुआ चंद्रशेखर जी, इतिहास गवाह है कि फिर चीन से हमारे वैसे अच्छे संबंध कभी नहीं हुए। चीन ने वो इतनी बड़ी गलती की, और उसी ढंग की गलती उन्होंने देखिए लद्दाख में और डोकलाम में किया। जब मोदी सरकार आई तो आपको याद होगा कि चीन के साथ हमारे संबंधों का ऐसा लगा रिवाइवल हो रहा है। और अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कोई भी कहते हैं ना कि नो स्टोन अनटर्न छोड़ा उन्होंने। आप देखिए शरीफ के यहाँ उनके पर्सनल कार्यक्रम में वो सीधे चले गए अफगानिस्तान से लौटते हुए। तो इस तरह का जेस्चर जो होता है डिप्लोमेसी में, जो कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज लेके आना। आपको याद होगा वाजपेयी जी कैसे बस में सवार होकर लाहौर में चले गए थे। इन अपॉर्चुनिटीज को इतिहास में कभी कभी आता है चंद्रशेखर जी। उनको जो देश मिस करते हैं इन अपॉर्चुनिटीज को, वो जीवन भर सदियों तक पछताते हैं इसके। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। इंदुकांत जी, किरोड़ी सिंह जी, ललन सिंह जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल अमेरिका ने 45 करोड़ देकर पाकिस्तान को ये समझा दिया है कि वही उसका रहनुमा है, लेकिन हमें चिंता करनी होगी कि आखिर वो इस पैसे का क्या दुरुपयोग करता है और उस दुरुपयोग से हमें कैसे सतर्क रहना होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN न्यूज़।